एक राजनीतिक पत्रकार होने के नाते मैंने कई बार बाला साहब का इंटरव्यू किया है, कई बार उनसे रूबरू हुआ हूँ, उनकी रैलीज अटेंड की है, शिवसेना में कई सालों से कवर कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब मुझे कहा गया कि ठाकरे पर, बाला साहब ठाकरे पर फिल्म आ रही है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें बाला साहब का रोल करेंगे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये कैसे हो पाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाला साहब के रूप में इमेजिन करना ये बहुत मुश्किल था उस वक्त। हालांकि अब ये फिल्म रिलीज़ के पास आई है, 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। 23 जनवरी को बाला साहब की बर्थ एनिवर्सरी है और इसके पहले हम नवाजुद्दीन और अमृता राव से बात कर रहे हैं। नवाजुद्दीन, जो सवाल मेरे मन में आया, कि यही सवाल आपके मन में आया था कि मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरे, क्या है ऐसा मुझ में कि मेरे पास आके बोल रहे हैं कि आप बाला साहब का रोल करो। हाँ, मेरे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि मेरे में ऐसा क्या है, तो लेकिन राव साहब ने बताया कि आप ठाकरे करेंगे, तो वही कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मेरे अंदर क्या है। तो वही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई ताकि आप जस्टिस कर सकें उसके साथ। जितने भी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, उनके इंटरव्यूज़, स्पीचेस हैं, उसको देखा गया और कोशिश की गई कि बाला साहब की मिमिक्री या कैरिकेचर ना करके उनके आस तब भी नज़र आए कि हाँ बाला साहब हैं। तो वो एक कोशिश है जो 25 तक मालूम हो जाएगी। अमृता, इनके लिए तो बाला साहब के भाषण थे, टेलीविज़न पे उनकी इंटरव्यूज़ थे और बाकी सारी चीज़ें थी। आपके लिए क्या था? क्योंकि मीनाताई तो एक बैकबोन थी उनकी, घर में रहकर शिवसेना को सपोर्ट करना या बाला साहब को उनकी पॉलिटिकल जर्नी में सपोर्ट करना, कैसे आप कर पाएँ? आपने क्या उद्धव ठाकरे से बात की, रश्मि ठाकरे से बात की, संजय राउत, जिनका उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, किस तरीके से आप इस कैरेक्टर को लेकर आई? एक बार मैंने सोचा भी कि क्या मुझे ठाकरे परिवार से मिलना चाहिए और नोट्स लेनी चाहिए कि मीनाताई कैसी थी, क्योंकि वाकई ही में मीनाताई ने कभी भी कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया और उन्होंने हमेशा एक परछाई की तरह उनकी बैकबोन और स्ट्रेंथ बनना ही पसंद किया। तो बट मैंने अपना खुद रिसर्च किया पहले और वहाँ पे मुझे बाला साहेब जी के जो यंगर सिस्टर थी मिसेस संजीवनी करंदीकर, उनका इंटरव्यू मिला। वो मराठी में था। वहाँ वो एकमात्र मेरे लिए क्लू पॉइंट था कि मीनाताई कैसी थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने एक रिसर्च के दौरान मुझे पता था कि बहुत मैच्योर रोल है, पहली बार गर्ली जोन से एक औरत, मैच्योर औरत जैसे दिखना है। तो बहुत मराठी फिल्में देखी उस ज़माने की एंड इट वाज अ डिफरेंट जर्नी एक्चुअली। अनुराग कश्यप कहते हैं आपके बारे में कि आप कोई भी कैरेक्टर उसको छीन लेते हैं और उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। लेकिन मैंने आपके बंटो फिल्म के वक्त के कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े थे, आपने कहा था कि आप रिलेट कर पा रहे हैं उस कैरेक्टर से, बंटो से आप पूरी तरीके से रिलेट कर पाएँ। और जिस तरीके से फिर आपने बंटो को लोगों के सामने पेश किया, क्या आप बाला साहब से रिलेट कर पाए? जिस तरीके के बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं, नॉन पॉलिटिकल, महाराष्ट्र के बाहर के एक ऐसे राज्य से आप यहाँ पर आए हुए हैं जिनके साथ में पॉलिटिकल एक टसल रहा है बाला साहब की आइडियोलॉजी का, किस तरीके से आप रिलेट कर पाए बाला साहब ठाकरे या उनकी आइडियोलॉजी से? बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिससे आप रिलेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर है, एक मराठी कैरेक्टर आप है ना, तो मैं कहीं भी उससे रिलेट नहीं करता हूँ। बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसका कुछ अंश आपका उससे मिलता जुलता है, और कुछ ऐसी प्रोसेस जो होती है, जो क्राफ्ट होता है, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से डिस्कवर करना होता है। कर तो आप ही रहे हैं वो कैरेक्टर, लेकिन आपको अंदर से अपने आप को डिस्कवर, क्योंकि एक ही इंसान में 1000 इंसान होते हैं, तो हो सकता है कोई एक इंसान आपको टैप करने की ज़रूरत होती है, तो डिस्कवर आपको करने की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोसेस होती है, एक क्राफ्ट है, ये एक उसको आप सो कॉल्ड मेथड एक्टिंग भी बोल लीजिए, व्हाटएवर जो भी है। जैसे हमारे यहाँ पे तो उसको हवा समझा जाता है मेथड एक्टिंग को। मेथड एक्टिंग का मतलब सिर्फ यही होता है जो आप हो उसके अलावा जो दिखाने का इम्प्रेशन आप देते हैं, वो मेथड एक्टिंग। उसके लिए जो भी प्रोसेस होती है वो अप्लाई करते हैं आप अपनी एक्सरसाइज जब करते हैं। तो ये था द बाला साहब का कैरेक्टर। ऑफ कोर्स चूँकि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट था, बहुत सारे वीडियोस थे उसके, और जो उनके बारे में बताया गया, जो राव साहब ने बहुत सारी बातें हुई कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, किस परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे, किस तरह की नेचर के थे, वो आर्टिस्टिक नेचर के थे वो, इसीलिए कार्टूनिस्ट थे। और कार्टूनिस्ट भी मतलब आम कार्टूनिस्ट नहीं थे, बहुत ही ब्रिलियंट और ख़ास, हिंदुस्तान के ख़ास कार्टूनिस्ट थे वो उस वक्त पे। तो
और एक जर्नी थी उनके सामने कि वो अपने जॉब को बिल्कुल साइड में रख के लोगों के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेट कर सकते हैं आप उस वक्त पे जब आप काम कर रहे हो। लेकिन आइडियोलॉजी कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि फाइनली ये फिल्म उन आइडियोलॉजी उस तो personality पर है कि जो- एक्टर की आइडियोलॉजी तो कुछ नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने अपनी एक आइडियोलॉजी बना ली तो मैं दूसरे कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिक्टिशियस कैरेक्टर करना और रियल लाइफ कैरेक्टर करना, यही सबसे बड़ा अंतर होता है उसमें शायद, कि गायतोंडे का कैरेक्टर लेकिन हो या फिक्शियस वासिफ का कैरेक्टर के लिए भी आपको एक वर्ल्ड गढ़ना पड़ता है उसके लिए, यू नो। हाँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीरो। हीरो के लिए कोई वर्ल्ड गढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज आप कोई भी वर्ल्ड का कोई भी फिक्शियस कैरेक्टर भी कर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नसीर साहब एक एक्सरसाइज हमें करवाते हैं, जब भी कोई हम रोल करते हैं तो उसका आपको पूरा एक वर्ल्ड खुद ब खुद बनाना पड़ता है। जब जो स्क्रिप्ट में नहीं होता, स्क्रिप्ट तो कहीं बीच से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले की जो जर्नी उसकी क्या रही, कहाँ पैदा हुआ, क्या क्या इसके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या क्या थी, ये वो सब खुद तैयार करना पड़ता है। तो जब आप फिल्म में जो कैरेक्टर होता है वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं वो सब लॉजिकल लगता है, रीज़नेबल लगता है, रीज़न होता है उसका, एक मूव रीज़न होता है उसका। वो इसलिए क्योंकि आपने पूरा संसार उसका गढ़ रखा है अपने माइंड में कहीं ना कहीं। तो ये एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत ही चलना पड़ता है। लेकिन खास करके जब बाला साहब की बात होती है तो एक हमें सामने दिखते हैं एक फ्लैम्बॉयंट लीडर, एक कैरिस्मेटिक लीडर, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा उनके साथ में चीज़ जो जुड़ी हुई है वो कंट्रोवर्सीज़ की जुड़ी हुई है, कि बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक फ्लैम्बॉयंट और कैरिस्मेटिक लीडर की तरह उनको नहीं देख सकते। उसके साथ में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जिस तरीके से उन्होंने 40, 45, 50 साल तक उसको कैरी किया अपने साथ में, वो भी बहुत अहम हिस्सा है उनकी पर्सनैलिटी का। तो इसके बारे में किस तरीके से आपने उसको रिलेट करने की कोशिश की? क्या थोड़े से हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े गए, कुछ चीज़ें शायद आप इत्तेफाक रखते होंगे उनकी कुछ चीज़ों से, कुछ नहीं रखते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ कैसे हो पाई? आप, ये सवाल आप दोनों से हैं, क्योंकि आप तो मुंबई में रही हैं, आपने तो देखा होगा, आपने बयानवे के दंगे देखे होंगे, आपने अयोध्या मूवमेंट देखा होगा, आप ऑफ कोर्स आप जो बाकी की चीज़ें हैं। एक्चुअली उस समय फ्रैंकली मैं बहुत यंग थी, तो मतलब मैंने, और पॉलिटिक्स में हमेशा मेरा, मतलब जितना मीना ताई का इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में समझो उतना ही था मेरा। तो उनका इतना एकमात्र कंसर्न था कि बाला साहेब की हेल्थ अच्छी हो, यू नो। तो मैंने मतलब मैंने वो रोल की साइकी वैसे पकड़ी, यू नो, कि आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अदर थिंग्स। मैं आपके घर का काम संभालूंगी, घर में माँ और फादर का रोल निभाऊंगी, ताकि आप अपने आइडियोलॉजीज़ या अपने भी जो भी स्टेट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे एकदम माइंड फ्री होके। अमृता तो बच गई है कहते हुए कि भाई उन्होंने तो सिर्फ घर के बाहर इसको देखा नहीं। आप तो बच नहीं सकते, क्योंकि आपको तो राजनीति करनी थी, आपको स्टेट पॉलिटिक्स करना था, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो मैं ये तो देखिए, ऑफकोर्स कंट्रोवर्शियल तो रहे हैं बाला साहब की जो वो थी, लेकिन साथ साथ जो फिल्म में जो जहाँ से हमने फिल्म शुरू की है, उनके बचपन से शुरू की है, जब वो कार्टूनिस्ट थे वहाँ से शुरू की है। वहाँ से अगर उनकी लाइफ को आप देखेंगे, जो फिल्म में दिखाया जाएगा, वो कैसे बाल केशव ठाकरे से बाला साहब ठाकरे बने, तो जर्नी एक्चुअली वो है। और जो पार्ट आप बोल रहे हैं वो, उसमें अगर उस वक्त फिल्म देखते हुए आपको लगा कि ये सही है या गलत है, वो डिसाइड करने वाले आप हैं। मैं एक एक्टर हूँ, हमें जो रोल दिया जाता है हम वो करते हैं, और पूरा कोशिश करते हैं कि उसके साथ जस्टिस करें उस रोल के साथ, और वही कोशिश होती है। उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, क्राफ्ट होती है, ये सारी चीज़ें, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, यू नो। एक चीज़ मुझे लगा जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा फिल्म का, जब बाला साहब अपने भाषणों के लिए बहुत जाने माने थे, और एक ऑरा था जो आप उनसे मिलते तो उस पर्सनालिटी में वो ऑरा पैदा होता, और वो ऑरा इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि उनके साथ में इतनी बड़ी संख्या में लोग सालों तक जुड़े रहे, तमाम कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद। तो उसमें उनके हाव भाव, एक बात आती है, जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा, आप हाथ खड़ा करके लोगों को का अभिवादन कर रहे हैं, जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई है। दूसरा उनकी पर्सनैलिटी देखने का तरीका, चलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, और सबसे अहम बात जो है वो उनकी भाषा पर पकड़। जाहिर सी बात है वो मराठी में भाषण करते थे, तो भाषा पर पकड़ जो थी वो बहुत उनकी ज़बरदस्त थी, और उसी से वो अपने भाषणों से लोगों को अपने कब्ज़े में लेते थे या काबू में रखते थे।
तो ये एक सबसे बड़ा आपको लगा नहीं कि ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा मराठी में समझना, उसको उसी तरीके से वो पंच लेके आना भाषण में, या बिल्कुल ऑफ अभी कोर्स ऑफिशियली तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मराठी उस तरीके से आती होंगी जो मराठी में किया मैंने। और ऑफ कोर्स चूंकि एक्टर के सामने यही एक बहुत बड़े चैलेंज होते हैं जिस पे पार पाना होता है, कोशिश की जाती है कि वो चैलेंजेस जो हैं जो आप बता रहे हैं वो चैलेंजेस उस पे ईज़ आ जाए। और मेरा सबसे बड़ा फोकस वही था, उस चीज़ पे ही था कि उनकी जो ईज़ था, वो जो खेलते थे अपने लफ्ज़ों से, वर्ड्स जो खेलते थे, उससे वो ईज़ स्पीचेस में आना चाहिए, उनकी बातों में आना चाहिए। नॉर्मली भी बैठे हैं तो वो वहाँ तक भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। ये तो प्रैक्टिस के थ्रू हो जाता है। अगर चूँकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, ऐसी बात नहीं है, 5 साल तक मैंने ट्रेनिंग ली है। मराठी की ट्रेनिंग ली आपने कहीं? हाँ, मराठी की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी मैंने। और मेरे पास ट्यूटर थे, आशीष पतोड़े नाम था उनका, जो मेरे जूनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हम लोगों की अच्छी बात यह है कि थैंक गॉड हमने ट्रेनिंग ली है। और वी आर नॉट लाइक कि चलो अरे तू तो बहुत अच्छा दिखता है, एक्टर बन, हीरो बन जाके। हम उन लोग उस जनरेशन में से नहीं है, ना उन लोगों में से हैं। बाकायदा हर चीज़ का एक ट्रेंड होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। वेस्ट में अगर बिना ट्रेनिंग के आप जाएंगे ना, भगा देंगे लात मार के। तो वहाँ पे बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़रूरी होती है जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं जो बिल्कुल आपसे अलग है, उसके लिए एक्सरसाइजेस होती है, प्रोसेस होती है उसके लिए। आप हवा में कि भाई जैसे आजकल तो बहुत बायोपिक बनती है, बन रही हैं बायोपिक, कि कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई कैरिकेचर कर रहा है, कोई उसकी वो इमेज पकड़ रहा है जो पब्लिक इमेज है, लेकिन पर्सनल वो क्या है वो उस पर कोई किसी का ध्यान ही नहीं होता। राव साहब का एक बहुत अच्छी बात थी जो जब उन्होंने हमें बोला कि भाई मैं इस बायोपिक को उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ जिस पे गांधी थे, नेल्सन मंडेला की जो मंडेला या लिंकन, इस तरह की जो बायोपिक थी, बट एट द सेम टाइम मासी भी होना चाहिए। तो कोशिश हमने वहाँ तक की है। अब ये तो 25 को रिलीज़ होगी तो लोग बताएंगे हमारी कोशिश कहाँ तक है। अच्छा, आपने ये टॉपिक छेड़ा, मैं एक्चुअली मेरा अगला सवाल उसी पर होने वाला था कि आजकल ये आपने जैसे कहा कि बायोपिक्स काफ़ी निकल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक राजनीतिक बैकग्राउंड वाली फिल्में काफ़ी निकल रही है। हमने देखा कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई है, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी पर फिल्म आने जा रही है, प्रधानमंत्री पर। तो पहले एक ज़माना था कि फिल्में बनाते थे राजनीतिक, लेकिन उसमें आप गेस करते हुए रह जाते थे कि ये फिल्म किस पर बनी है, ये कैरेक्टर कौन है, रियल लाइफ कैरेक्टर कौन है। अब सीधे सीधे जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उन पर फिल्में बन रही है, और ख़ास करके ठाकरे जैसी शख्सियत पर जब फिल्म बनती है तो उस पर कंट्रोवर्सी होना ही है किसी ना किसी तरीके से। कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जिसको लेकर भारत जैसे देश में बिना कंट्रोवर्सी के कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि ये सही समय आ गया है कि इस तरीके की फिल्में बने जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर हो और जो बिना कंट्रोवर्सी के देश में रिलीज़ हो सके? एक बात अच्छी है ठाकरे फिल्म के साथ कि शिवसेना के नेता ही उसे बना रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी कोई कर नहीं सकता उसको लेकर। लेकिन कुल मिलाकर क्या ये समय आ गया है इस देश में? आपको लगता है कि इस तरीके का खुलापन अब इस देश में है कि इस तरीके की ऑफ कोर्स होना चाहिए, और हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, और किसी भी आइडियोलॉजी की फिल्में हो, किसी भी तरीके की हो, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें हमारे अंदर इतना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो किसी भी तरह की फिल्म बने, किसी भी तरह के किसी भी इंसान पे बने, किसी भी तरह की फिल्में बने, वो लोगों को एटलीस्ट, अगर आप लिबरल हैं या आप बड़े दिमाग के लोग हैं, प्रोग्रेसिव है, तो आपको एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, तभी बड़ा दिमाग होता है ना। आप नैरो होते चले जाएंगे कि वो तो फिर जो फिक्शन फिल्म है उनके ऊपर भी उसी तरह के आक्षेप लगते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ तो एक वो तरीका, चलो कमर्शियल फिल्मों को ही लो, एक वक्त था जब हम छोटे छोटे थे, डाकुओं के ऊपर बनती थी फिल्में। तो एक दौर आया था, वो 5-6 साल का दौर था, 8 साल का दौर था, जिसमें डाकुओं के ऊपर फिल्में बन रही थी, है ना। तो जब लोग तंग हो चुके थे उससे, डाकुओं की फिल्मों से, तो एक लास्ट में फिल्म आई थी आखिरी डाकू। बोले भाई ये तो देख लो, आखिरी है यार, आखिरी डाकू है। तो हर तरह की फिल्में बनती हैं, और हमारे यहाँ तो एक दौर होता है, जैसे लव स्टोरी का दौर था एक टाइम पे, वो 5-7-10 साल तक चला। का दौर है कि पॉलिटिकल फिल्मों का? बायोपिक्स का दौर है, ऑफ कोर्स बायोपिक्स का दौर है। ये फिल्म कोई बगैर शिवसेना नेता के बना था, कोई अगर आम प्रोड्यूसर बना था तब भी इसी तरीके से होती, आपको लगता है? मैं उस वक्त की बात नहीं कर सकता, बट जो मैं अभी जो एट प्रेजेंट है, जो हम लोगों ने, अनबायस्ड फिल्म आपको लगी? आपने स्क्रिप्ट दोनों ने पढ़ी, कितनी? बाला साहब के लिए कोई वो होने की ज़रूरत नहीं। बाला साहब जो जैसे लाइफ में थे वैसे दिखा दो, वो खुद ही इतने बड़े हीरो थे अपनी लाइफ में, यू नो।
वो उनका उनका वही पार्ट दिखा दो, वही बहुत है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमने स्पेशली इस फिल्म के ज़रिए ऐसा कोई मतलब कोशिश नहीं की कोशिश, है बिल्कुल उनको कोशिश नहीं। हीरोइक दिखाने के लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी थे, यू नो। और आप जब इवन जब आप नवाज जी को देखेंगे, आप भूल जाएंगे कि ये नवाजुद्दीन है, आपको लगेगा ये बाला साहिब ही है। आपको किसी ने कहा कि अरे कहाँ आप बाला साहब का रोल करने में लगे हैं? मेरे ख्याल आपको- से अगर आपके दोस्त, आपके गांव वाले या बाकी कोई मैं उनकी लोग- वजह से थोड़ा ना इस फील्ड में आया था, अपनी कोई मर्जी तो- से कोई आया था। सलाहकार आपको कोई मिला होगा कि अरे मैं कहाँ? मैं खुद की सलाह लेने के लिए काबिल हूँ। और मैं जब सलाह ले रहा था, जब मैं क्या एक्टर बनूंगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अपनी शक्ल सूरत तो देख ले, हाँ, हीरो बनने के लायक कहाँ है तू, एक्टर बनने के लायक कहाँ है तू, कभी देखा तूने अपने आप को आईने में? तो मैंने कहा हाँ देखा है, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, मुझे मालूम है ना। उसके बावजूद भी मैं आया और अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, और मैंने किया। भले ही 12-15 साल लग गए मुझे, लेकिन किया, मैं लगा रहा। मैं तो इतना बेशरम हो गया था, मैंने आज नहीं 60 साल के बाद भी मिलेगी ना सक्सेस, तब तक लगा रहूँगा। मैं इतना बेशरम हो चुका था एक्चुअली। कितनी कितनी डिफिकल्ट आपने तमाम तरीके के रोल किए हैं। आपने रामन राघव किया है, आपने मांझी किया है, आपने मंटो किया है, जो हमने इसके बारे में बात की। अब आप ठाकरे कर रहे हैं। इसमें से कौन से रोल्स आप कह सकते हैं कि सबसे चैलेंजिंग थे, जो आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत, आप जिससे रिलेट नहीं कर सकते, फिर भी आपको ये करने पड़ रहे हैं? सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से क्या बाला साहब का रोल आप? ऑफ कोर्स मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट रोल था ये बाला साहब का, नो डाउट, क्योंकि इतने डायमेंशंस हैं उनकी पर्सनालिटी में, उनकी जो जर्नी है उतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, और कैसे कैसे चीज़ों से कितने काम किए उन्होंने, कितनी चीज़ों की, इस तरह का एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है बाला साहब की, जो अमूमन नहीं होती। एक हर आम आदमी से एक आम आदमी था, लेकिन उसके काम ने उनको एक ख़ास बना दिया, यू नो। तो ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट था। आज की पॉलिटिकल लाइफ में अगर बाला साहब होते तो क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? अभी आपने पूरी फिल्म देखी है, आपने पूरी फिल्म पढ़ी है, आपने रोल किया है, ठाकरे 2 भी आ जाएंगी धीरे धीरे, तो क्या लगता है आपको आज की पॉलिटिकल इसमें अगर बाला साहब परिप्रेक्ष्य में अगर बाला साहब आज होते तो आज किस तरीके से रिएक्ट करते? अब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर वो होते तो डेफिनेटली हम लोगों को आशीर्वाद ही देते, कि है ना। चलिए, आखिरी में 2 चीज़ों को लेकर, खास करके सीबीएफसी का एक चीज़ को लेकर सीधा आक्षेप है कि जिस तरीके से साउथ इंडियंस के खिलाफ जो 1966 में 67 में शिवसेना की मराठी लोगों में एक पॉपुलर स्लोगन हो गई थी, और जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उस स्लोगन को लेकर सीबीएफसी ने आक्षेप जताया है। और दूसरा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है संभाजी ब्रिगेड, वो अब फिल्म को लेकर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी होना ही था। क्या लगता है आपको कि इस कंट्रोवर्सी के बावजूद फिल्म विल सेल थ्रू, फिल्म निकल जाएगी उसके इस पे बावजूद? तो मेरा खैर मैं कोई ख़ास कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। तो क्योंकि मुझे आपने ये कहा सारी कि चीज़ें इतना अभी, ओपननेस होना चाहिए, क्या सीबीएफसी को भी ये ओपननेस, क्योंकि वो रियल लाइफ घटनाएं हैं जो क्योंकि मुझे ये अभी पता चला है, तो पता भी नहीं सीबीएफसी को लेकर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जिसको लेकर उन्होंने सीबीएफसी का ऑफ कोर्स अपना उनका वो है, बिल्कुल ठीक है। वो एक ऐसी बॉडी है सीबीएफसी की, जिसमें उनको अगर लगता है कि भाई ये चीज़ें हटनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक फैक्ट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोर्ट है, उसमें जैसे मेरी तो बहुत सारी फिल्में जाके अटकती हैं, रमन राघव, ये वो फिल्में बहुत अटकी वहाँ पे उस दौरान। कभी कभी तो वो देखते होंगे कि नवाज की कौन सी फिल्म आ रही है, उसी को हम जरा ठीक से देखेंगे करके सीबीएसई। अच्छा, नवाज की फिल्म है, ठीक है। इसको एक बार जरा देखा इसको थोड़ा सा वो, तो इसीलिए मैं अभी जो अगली फिल्में हैं सारी लव स्टोरी हैं, तो लड़कियों को भी दूर दूर से ही देख रहे हैं, पास तक नहीं गए। तो इस तरह की लव स्टोरी। लेकिन क्या लगता है कि रियल लाइफ फिल्में जब बनती है तब उसमें रियल लाइफ इंसिडेंसेस होते हैं, क्या आपको लगता है कि सीबीएफसी को अब उस तरीके से भी सोचना होगा, जब रियल लाइफ या रियल इंस्टेंस पे आप सीधे हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे फिल्म बना रहे हो, तो उसमें तो उनके स्लोगन्स, उनके भाषण, उनके सारी ऑफकोर्स चीजें होंगे। और हमें आज की डेट में हमें इतना ओपननेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि भाई हम उसको एक्सेप्ट कर सकें उन सब सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेसिव है तो आपको ये मालूम भी है कि ये फिल्म है, इट्स नॉट द रियलिटी, ये फिल्म है। और फिल्म में वो चीज़ आप दिखा रहे हैं और ये फिल्म है। चूँकि अब अगर वेस्ट में देखें तो वहाँ पे तो क्राइस्ट के ऊपर भी फिल्में बनती हैं, और जो अगर प्रेसिडेंट के ऊपर भी फिल्में बन रही हैं, या जेफ के देखे, या वटएवर लिंकन, ये वो सारी इस तरह की जो फिल्में बनी हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ दिखाया, और किसी ने उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं, क्योंकि दे नो कि यार ये फिल्म है। जाते जाते क्या उम्मीद करें हम
ठाकरे से, क्या हालांकि आप कह रहे हैं कि उनकी वो कोई हीरो दिखाने के लिए उस तरीके से नहीं फिल्म बनी है, लेकिन एक उनका डिपिक्शन है जो जैसे वो थे वैसा उनका डिपिक्शन है। क्या एक अनबायस्ड माइंड से हम जाके उसको देखें, या हम ये सोच के चले कि ये शिवसेना की प्रोपोगंडा फिल्म होगी, जिस तरीके से माना जा रहा है कि इलेक्शन के मद्देनजर ये फिल्म रिलीज होगी? प्रोपेगेंडा फिल्म तो सर एक बात बताऊँ मैं आपको, प्रोपेगेंडा फिल्म तो जो आप 40 साल से देखते आ रहे हैं ना, हीरो की जो फिल्म है वो भी प्रोपेगेंडा फिल्म होती थी। वो इसलिए होती थी कि हीरो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी आदत थी, क्योंकि हमें हीरो को प्रोपेगेंडा, हीरो ऐसा होता है, हीरो वैसा होता है, कहानी होती है, हम glorified भूल करो, जाते हैं कहानी को, है ना? लेकिन जो रियल लाइफ पे बनती है उसको लेकर तो हम कह सकते हैं कि भले ये propaganda लेकिन film हमारी है। आदत तो वहीं से बिगड़ी हुई है, आदत हमारी खराब वहीं से हुई हुई है ठीक कि है। आज हम किसी भी इंसान के अंदर कोई कमियां देखना ही नहीं चाहते। अगर रमन राघव की थी मैंने, रमन राघव में बहुत ऐसा इंसान दिखाया जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी थी लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल गणेश गायतोंडे, बहुत सारी कमियां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। हम लोग इस तरह के कैरेक्टर्स को देखना ही नहीं चाहते। मीन्स कि हम रियल लाइफ के कैरेक्टर जो रियल, जिसमें कुछ अच्छा आदमी ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, आप कुछ पर बहुत अच्छाइयां ज़्यादा भी होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कह रहा हूँ कि 2019 के चुनाव के पहले फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म हिट होती है तो माना जा रहा है कि शिवसेना को उसका फायदा होगा, तो आपके कैरेक्टर पे एक पार्टी का एक तरीके से भविष्य टिका है, इस तरीके से माना जा रहा है। हम एक्टर हैं, हम तो एक्टर हैं, हम पे क्या टिका होगा? हमारे तो फिल्म टिकी रहती है, हम फिल्म चल जाए, ऑडियंस को खुशी हो, फिल्म देख के ऑडियंस को अच्छा लगे, और यही हमारा आई थिंक वही रहता है, कंसर्न रहता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ठाकरे 2 भी उतने ही कुछ नई स्टोरी के साथ आए, कुछ नया हमें उसमें देखने मिले, और इस तरीके की फिल्में खास करके देश में बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।